ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है रहस्य, जिसे लिखा है देवेंद्र गमठियाल ने, और मैं हूं आरजे श्रीकांत सिन्हा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। रहस्य। वृहद हिमालय में एक स्थान, ग्वाड़ गांव, जहां तकरीबन 20-30 परिवार रहते थे। समय रात के 8:30 बजे। सर्दियों का मौसम इस समय अपनी पराकाष्ठा पर था, इसलिए पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ है। ठंड इतनी कि हड्डियों तक को जमा दे। शाम को 7 बजे का समय भी रात 12 बजे जैसा लगने लगता है। सभी गांव वाले अपना सारा काम धंधा 6 बजे तक निपटाकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं। काम की कमी एक बड़ी समस्या हो जाती है आजकल। बंटी, एक 9 साल का लड़का, अपने घर में रजाई के अंदर लेटा हुआ है। देखने से वो बीमार लग रहा था। बंटी ने कहा, मां आज बहुत ठंड हो रही है। कमला ने कहा, बेटा आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। चांद निकला हुआ है, आसमान साफ है, लेकिन ठंड कम नहीं हुई है। सुरेंद्र ने कहा, लगता है बंटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में मैं बगल में ही वैद्य जी से जाकर इसके लिए दवाई ले आता हूं। नहीं नहीं, बाहर बहुत ठंड है, आप भी मत जाओ, कमला कहती है। तभी उनके घर से कुछ दूर, वर्षों के बाद आज मौका मिला है, जी भर के आनंद उठाओ। हाँ, हाँ, हाँ। इन हाड़ कपा देने वाली आवाजों ने पूरे आसपास के वातावरण को बदल दिया था। ये आवाजें धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। ग्वाड़ गांव की ओर से ये आवाजें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बंटी और उसके माता पिता इन आवाजों से डर रहे थे। फिर अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बंटी और उसके माँ पिता ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। कुछ देर के बाद दरवाजा फिर बजा। फिर दरवाजा एक झटके से खुल गया। इसके साथ ही गांव में हर घर से अब बेभत्स आवाजें निकलने लगी। बचाओ, नहीं। चीखने चिल्लाने की आवाजों ने आसपास के किसी भी गांव के लोगों को सोने न दिया। और जब सुबह हुई तो ग्वाड़ गांव बचा था तो सिर्फ अखाई लाशें और उनकी हड्डियों का ढेर। कुछ दिन पहले स्थान प्रेमनगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। गेट के बाहर 6 बच्चे, जो देखने में कक्षा 12 या कक्षा 11 के होंगे, बातें कर रहे थे। श्वेता ने कहा, क्यों ना हम सभी कोई अच्छी से लव स्टोरी देखने चलें? प्रीति ने कहा, हाँ श्वेता ठीक कह रही है, आजकल यारियां जैसी एक अच्छी लव स्टोरी आई है। अमन ने कहा, क्या ये मूवी लगा रखा है? अरमान ने कहा, दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने, अब यारियां भी कोई मूवी है? क्या कहता है शिवा? शिवा का इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, वो तो बस प्रिया से बात करने में व्यस्त था। प्रीति ने कहा, ये देखो इनका अभी से चालू है। सभी साथ में हंसने लगते हैं। अरमान शिवा के कंधे पर हाथ मारता है, जिससे शिवा का ध्यान टूटता है। अरमान ने कहा, क्या कहता है शिवा, चले मूवी देखने? चलो, तब का प्लान है। अमन ने कहा, प्लान? क्या मजाक करता है यार, जब इन लड़कियों का मन करेगा तभी चलना होगा। सभी लड़के एक साथ हंस पड़ते हैं। श्वेता ने तब कहा, वो तब तो और अच्छा है, वैसे भी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, क्यों ना बृहस्पतिवार को चलें? सभी बृहस्पतिवार का दिन तय करते हैं, जो 3 दिन बाद आने वाला होता है। दिन बृहस्पतिवार, ओरिएंट सिनेमा हॉल। अरमान सबसे पहले आकर सभी के लिए फिल्म की टिकट ले लेता है। फिल्म के शुरू होने तक सभी आ जाते हैं। सभी फिल्म देखते हैं और फिल्म देखकर हॉल से बाहर आ जाते हैं। सभी अब फिल्म के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन प्रिया का ध्यान न तो मूवी में था, न ही उसका ध्यान अब तक इनकी बातों में था। वो सुबह से ही गुमसुम थी। उसकी तरफ प्रीति का ध्यान जाता है और उससे पूछती है कि वो उदास क्यों है। प्रिया पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रीति के जोर देने पर कहती है, हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और पापा का ट्रांसफर हो गया है, अब मुझे भोपाल जाना होगा। इतना कहते ही प्रिया रोने लग जाती है। इतने में वहां सभी आ जाते हैं। प्रिया शिवा के गले लग जाती है और रूंधे गले से कहती है, शिवा तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। शिवा उसे शांत करता है। शिवा और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, जिन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ चलने की कस्में खाई थी। प्रीति ने कहा, अरे प्रिया, तो क्या हुआ? वहां से तू फोन पर तो बात कर ही सकती है शिवा से, फिर परेशान क्यों होती है? प्रिया ने रूठे गले से कहा, तुम नहीं समझोगी प्रिया, मुझे कहीं ले चलो शिवा प्लीज। शिवा कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता है प्रिया को। तब अमन ने कहा, ये सब छोड़ो रोना धोना, ये बताओ
मैंने कहा था कि इस बार छुट्टियों में मेरे गांव ग्वाड़ चलो, क्या कहते हो, चलें? प्रिया ने कहा, मैं नहीं आ सकती। श्वेता ने कहा, क्या पागल हो गई है तू? हम सब तो जा रहे हैं, तो तू भी चलना यार, शिवा भी जा रहा है, देख। वो शिवा की तरफ उसको मनाने के लिए देखती है। हाँ हाँ देख ले, अमन ने कहा। अरे चलो तो फिर वहां देख लेंगे कि तुम दोनों को आगे क्या सोचना चाहिए। अरमान ने कहा, तो ठीक है, सब पैकिंग करके आ जाना, संडे को सुबह निकलते हैं। अमन ने कहा, हाँ सब आ जाना तैयार होकर, वहां जाने के लिए बस नहीं मिलती है, काफी दूर का रास्ता भी है, ट्रैकर से जाना होगा, जल्दी आना। सभी वहां से अलग होते हैं इस वादे के साथ कि संडे को सब ग्वाड़ के लिए निकलेंगे। संडे सुबह सभी मिलते हैं और एक ट्रैकर बुक करते हैं और ट्रैकर चल पड़ता है। सफर लंबा होने की वजह से ज्यादा देर तक कोई जग नहीं पाया और सभी सो गए। पहाड़ों के मध्य गुजरते कई सुंदर जगहों को कोई और नहीं देख पाया सिवाय प्रिया के। उसके मन में कई सवाल थे जो कि इस सफर में उसके हमसफर थे। शिवा भी जाग रहा था लेकिन वो चुप था। स्टेशन पर पहुंचते ही सब ट्रैक्टर से उतरते हैं। अमन ने कहा, चलो यार अब पैदल चलने की बारी है। श्वेता, अबे ये क्या था यार, एक तो इतना लंबा सफर, ऊपर से अब पैदल भी चलना है, पहले कह देते तो मैं आती ही नहीं। अरे चल रे मोटी, तब तक क्या स्टेशन पे रहेगी, चलो यार, रात होने से पहले पहुंचना भी है। सभी बिना कुछ सवाल जवाब किए चलने लगते हैं। शिवा और प्रिया कुछ दूर चलते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। सभी रात को ग्वाड़ पहुंचते हैं। घर वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें 4 कमरे सटे हुए थे। उसके घर में कोई नहीं रहता था, उसके चाचा थे जो कि अलग मकान में रहते थे। सभी अमन के घर के आंगन में पहुंचते हैं। तब अमन कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। अमन अपने चाचा के घर जाता है जो पास में ही था। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, तू कब आया? बस चाचा अभी अभी। ओ दोस्त क्षण इंतजार करना, चाबी लेके जोंदू भोल आलू फिर तक। वो दोस्त इंतजार कर रहे हैं, जो अभी चाबी लेकर आता हूँ, कल आऊंगा फिर। अब सुरेंद्र, खाणू खाणू यही, खाना खाने आना। अच्छा चाचा। अमन चाबी लेकर वापस अपने घर जाता है और सबको उनका कमरा बताता है। सभी फ्रेश होकर अमन के चाचा के यहाँ आ जाते हैं और डिनर करके वापस अमन के घर जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। थकान इतनी थी कि सब बिना बातें किए सो जाते हैं। सुबह सुबह अमन के चाचा का लड़का बंटी सबके लिए चाय लेकर आता है, जिससे सबकी नींद टूटती है। अरमान जो सबसे पहले उठ चुका था, बंटी ये बता भाई कि यहाँ घूमने लायक कोई जगह भी है नजदीक, जहाँ कोई जाने में भी डरता हो? अमन भैया को काफी पता है। अरे वो कह रहा था कि वो ज्यादा नहीं जानता यहाँ के बारे में। पता नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ दूर एक महल है जो पहाड़ के ऊपर है, लेकिन वहां जाना मना है, मैं भी नहीं गया कभी। अच्छा। बंटी चाय देकर चला जाता है। सभी लोग तैयार होकर नाश्ता वगैरह करने के बाद, अमन तूने बताया नहीं कि यहाँ एक महल भी है? अबे हल्ला मत कर यार, चुप हो जा। अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग महल जा रहे हैं तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी भाई, कोई जाने नहीं देगा। क्यों भाई, ऐसा क्या है यहाँ? अरे रास्ते में बताऊंगा, अभी चलो घूमने चलते हैं। सभी महल की ओर निकल पड़ते हैं। प्रीति ने कहा, अब तो बताओ अमन। मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, क्योंकि कोई भी महल के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहते हैं कि आज से 500-600 साल पहले यहाँ एक नरभक्षी जनजाति रहा करती थी। तब यहाँ का नाम धूम्रगढ़ हुआ करता था। यहाँ के राजा बलभद्र सिंह ने इस नरभक्षी जनजाति के सभी लोगों को मार दिया और जो बच गए थे उनको अपने महल के एक कोठरी में दफना दिया था। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि कुछ सालों बाद ये नरभक्षी जिंदा हुए और राजा का पूरा वंश खा गए। लेकिन फिर इनका क्या हुआ कोई नहीं बताता। बस इतना कहा जाता है कि यहाँ नहीं आना है, क्योंकि यहाँ उनकी आत्माएं हैं। अरमान, प्रीति और श्वेता जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रिया, हंसना नहीं चाहिए, क्या पता ये सब सच हो। शिवा ने कहा, अरे यार ये सब बकवास होता है, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या ये आत्मा होती तो अब तक किसी को जिंदा भी छोड़ती? हद है यार इन गवारों के लिए। अमन उसे घूरता है। शिवा ने कहा, माफ करते भाई, मतलब था कि जो भी ऐसी बातें करते हैं। सही कह रहा है शिवा, बातें करते करते न जाने कब वो महल पहुंच भी गए, किसी को पता भी नहीं चला। प्रीति ने कहा, वाह कितना सुंदर महल है, कितने ठाठ रहे होंगे उस राजा के। हाँ, अगर राजा यहां से एक नजर भी मारता होगा तो देखो उसको कितना दूर तक दिखाई देता होगा।
वो कितनी सुंदर जगह पर बना है। तुम भी एक महल बना दो मेरे लिए। अबे हट मोटी। राजा का महल जो अब खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी आधी बची इमारतें और ऊंचे ऊंचे टीले उसकी खूबसूरती को बताने के लिए काफी थे। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। मध्य में एक झाड़ियों से भरा छोटा मैदान था जो शायद आंगन जैसा रहा होगा। बाकी जगह पत्थर बिछा हुआ था। सभी इधर उधर घूमने लगे। तभी प्रीति ने कहा, अरे शिवा और प्रिया कहाँ गए? क्या पूछ रही है? तुझे पता नहीं है वो कहाँ गए होंगे? अरे होंगे कहीं अकेले में बातें करते। आखिर उनको बात करने का टाइम भी तो नहीं मिल पाया है। अमन सही कह रहा है, उन्हें अकेले रहने दो, हम अलग घूमते हैं। प्रिया और शिवा उनसे दूर महल के एक चारों तरफ पत्थरों से बने एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे, जिसके चारों कोनों पर एक एक पत्थरों से बने छोटे स्तंभ थे और वो दोनों उनके बीच में बैठे हुए थे। शिवा ने कहा, काश मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक महल बना पाता। मुझे ऐसे ईंट पत्थरों से बना महल नहीं चाहिए शिवा। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा साथ बस। तुम जहां रखोगे वही मेरे लिए महल होगा। जानती हो ना, अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि अलग रह सके। तो ऐसी बातें मत बोला करो यार हर समय। क्यों ना बोलूं? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम समझती नहीं हो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा बताओ? तो फिर बात क्या है? अभी सही समय नहीं आया है। मुझे अभी पढ़ने में ध्यान लगाना है, फिर जॉब लगा तो तुमसे शादी करूंगा। तो साथ रहकर भी कर सकते हैं। मुझे भोपाल नहीं जाना तुमसे दूर, बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी अब बस। तभी वहां अरमान आ जाता है जो टहलते टहलते वहां पहुंच जाता है। सॉरी यार तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अब शाम होने वाली है तो हमें चलना चाहिए। हमारे पास टॉर्च भी ज्यादा नहीं है और सुना है यहाँ जंगली जानवर भी हैं। लेकिन इसी बीच उसकी नजर चारों ओर खड़े स्तंभों पर पड़ती है तो अरमान उन चारों स्तंभों में से एक छोटे स्तंभ के पास खड़ा हो जाता है। कैसे हो तुम लोग? हमें यहाँ बुलाया भी नहीं। ये देखो इन खंभों में से ये बुक जैसी क्या है? अरमान जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुलाता है। जब वहां सब पहुंच जाते हैं, प्रिया और शिवा भी ये देखकर चकित हो जाते हैं। खंभे पर एक पुस्तक रखी गई थी जिसके पेज ताम्र पत्र के बने हुए थे और जिसके चारों ओर संस्कृत भाषा में ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं हैं ह्रैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव वेदाल ग्रह रक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूं फट स्वाहा भूत बाधा मंत्र उकेरा गया था। अरमान उस बुक को खोलता है और पढ़ना ही शुरू करता है कि प्रीति उसे रोक देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिख नहीं रहा है क्या अजीबो गरीब मंत्र लिखा हुआ है इसमें? अरे कुछ नहीं होता, अब क्या काम करेंगे ये मंत्र? इतना कहकर वो बुक खोलने की फिर कोशिश करता है कि तभी शिवा उसे रोक देता है। पागलों जैसे काम मत करो, बुक को बंद ही रहने दे। अगर गांव वाले मना करते हैं तो जरूर कोई बात होगी। अरमान दिमाग मत खराब कर यार, और रहने दे इसे ऐसे ही। चल घर चलते हैं। अरे यार अच्छा रुको, मुझे ये मंत्र तो पढ़ने दो कि आखिर लिखा क्या है इस बुक के चारों ओर के मंत्र में। अरमान मंत्र को जैसे जैसे पढ़ता जाता है आसमान का रंग बदलता जाता है। बादल आसमान को घेर लेते हैं, आसमान का रंग काला हो जाता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है कड़कड़ाहट के साथ खंभों के बीच के स्थान के पत्थर अलग हो जाते हैं और अंदर एक कमरा दिखने लगता है। लेकिन इतने में प्रिया अरमान को एक तरफ खींच लेती है। तुम लोग क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? देख नहीं रहे हो मौसम कैसा हो गया है? चलो यार यहां से अब तो। अरे क्या बेवकूफ हो तुम लोग, नीचे खजाना हो सकता है। अरमान प्लीज चलो यहां से। खजाना दिख रहा है तुझे अरमान? के दिख नहीं रहा है मंत्र कैसा अजीब सा है? और ये देख, ये कैसा मंत्र था? केवल एक बार पढ़ा और ये पत्थर खुल गए। अबे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? राजा ने सबको डराने के लिए ऐसा कहा होगा। एक थप्पड़ पड़ने वाली है तुझ पर अगर तू चला नहीं वापस तो। ठीक है चलो, मैं भी किन पागलों के साथ आ गया हूं। हाँ हाँ हम पागल हैं, पर तू वापस चल। अरमान जाते जाते बुक उठाना चाहता था लेकिन शिवा ने बुक भी नहीं उठाने दी और अरमान गुस्से में उनके साथ हो जाता है। सभी रात को घर पहुंचते हैं। अरमान के मन में अब भी गुस्सा था और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अमन उसे जाने दो, उसका दिमाग खराब हो गया है। अब रात बहुत हो चुकी है, फालतू इस पर बहस करने से क्या फायदा। चलो सभी सो जाते हैं, कल सुबह नई जगह चलेंगे तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। चारपाई पर श्वेता और अरमान बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अरमान ने कहा, अरे कैसे लोग हैं यार, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये 20वीं सदी है और ये अब भी भूत पिशाच पर यकीन करते हैं। श्वेता ने कहा,
वो गलत भी तो नहीं है ना यार। जब गांव वाले नहीं चाहते वहां तो जरूर कोई बात होगी। अरमान ने कहा, अरे गांव वाले तो गंवार हैं जो पुराने जमाने की बातों को आज भी सच मान बैठे हैं। वहां जरूर कोई खजाना होगा। खजाना होता तो क्या गांव वाले उसे ले ना चुके होते? राजा ने झूठ फैलाने के लिए ये बात फैलाई होगी ना यार। तुम चुप रहो और सो जाओ। श्वेता आगे कुछ नहीं बोलती और सोने चली जाती है। अरमान उसे नहीं रोकता। सारी रात अरमान खजाने को पाने की इच्छा के चलते सो नहीं पाता और वो डिसाइड करता है कि वो कल सुबह सबके उठने से पहले महल चला जाएगा। जैसे तैसे रात बीतती है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बंटी एक बार फिर सबके लिए चाय लेकर आता है। वो सबको चाय पकड़ाता है। शिवा ने श्वेता से कहा, अरमान को भी बुला दे यार, वो कब तक सोएगा अब? मैं नहीं जाने वाली। अब क्या होगा तुम्हारे बीच? तू बुला दे यार उसको। ठीक है, मैं ही ले आता हूं। अमन अरमान के कमरे तक जाता है लेकिन दौड़कर जल्दी ही वापस आ जाता है। अरे वो कमरे में नहीं है और आसपास भी नहीं है। श्वेता, क्या हुआ था कल तुम दोनों के बीच? रहस्य भाग 2। श्वेता ने कहा, कुछ भी नहीं, वो बस महल को लेकर गुस्सा था सबसे। शिवा ने कहा, लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। जल्दी करो, हमें भी चलना चाहिए उसके साथ। वो ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। हाँ, तुम लड़कियां यहीं रुक जाओ। नहीं, मैं भी चलूंगी। अरे नहीं यार, मैं आता हूं ना उसे लेकर। हमारे आने में क्या है? शिवा अब मना नहीं कर पाया। सभी तेजी से महल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं उनसे कुछ दूर अरमान। उफ, कितना लंबा रास्ता है। चलो, अच्छा हुआ अब परेशान करने वाला कोई नहीं है। अरमान अपना बैग नीचे उतारता है और एक टॉर्च और एक मैग्नीफाइंग ग्लास अपने पास रखता है। एक पत्थर के स्तंभ के पास खड़ा हो जाता है जिस पर वो कल खड़ा हुआ था। यहां 4 खंभे एक जैसे हैं। देखता हूं पहले की आखिर इनमें अंतर क्या है। अरमान सभी छोटे खंभों का निरीक्षण करता है कि सभी तो एक जैसे ही है और तो और सबके ऊपर एक जैसी बुक रखी हुई है। सबसे अजीब बात है, इन सब बुक्स के चारों ओर एक जैसा मंत्र लिखा हुआ है। चलो फिर पढ़ता हूं इस मंत्र को। अरमान उस मंत्र को दोबारा दोहराता है लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। वो बुक को खोलता है लेकिन उसमें से उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बुक को ऐसे ही रखता है। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आगे दूसरी बुक को देखता हूं। अब अरमान दूसरे खंबे तक जाता है और उस बुक को खोलता है लेकिन वो बुक भी पहली बुक की तरह ही थी जिसे वो समझ नहीं पाता। आसमान फिर काला होने लगता है लेकिन वो एक बार और जोर से बुक के चारों तरफ उकेरे मंत्र को पढ़ता है और आसमान फिर काला होने लगता है। बादल घुमड़ने लगते हैं। अरमान खुश हो जाता है। अब वो एक एक करके सभी बुक्स के किनारे उकेरे हुए मंत्र को पढ़ने लगता है। लास्ट बुक के किनारे को जैसे ही पढ़ना खत्म करने ही वाला था कि उसे एक जोर का धक्का लगता है। अमन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख नहीं रहा है तू? ये क्या हो रहा है? देख देख अपने चारों तरफ। अरमान इधर उधर देखता है तो पाता है कि आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और हवाएं बहुत तेज चलने लगी थी। जो झाड़ियां महल में उगाई थी वो बेतहाशा तेज हवाओं के कारण तेज आवाज करने लगी थी। रुक जाओ ना यार, तुम्हें किसने बुलाया यहां? मुझे मेरा काम करने दो। शिवा ने कहा, करने दो इसे काम, देखते हैं इसे क्या मिलता है। शिवा, अब तू भी इसका सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट की बात नहीं है, जब वो मान नहीं रहा है तो। प्रीति ने कहा, तो क्या हम लोग उसकी गलत बात भी मान जाएं? अरमान इस बीच मौके का फायदा उठाकर अंतिम खंभे पर लिखा हुआ अंतिम मंत्र भी पढ़ लेता है। अमन उसे देख लेता है और उसे एक जोरदार धक्का अरमान को देता है जिससे खंभे में रखी बुक अरमान के हाथ में रह जाती है। एक जोर की खटाक की आवाज से चारों खंभों के बीच बना फर्श पूरी तरह खुल जाता है और मौसम शांत हो जाता है। धक्के से अरमान को थोड़ी चोट आ जाती है। कराहते हुए अरमान कहता है, देख लो मूर्खों,
कुछ भी नहीं हुआ। फालतू का ड्रामा आता है तुम लोगों को। सभी का ध्यान अब अंधेरे कमरे में थी जो कि फर्श के हटने से बनी थी। अरमान ने कहा, देख लो, अब यहां अंदर खजाना जरूर होगा और मैं तुम लोगों में से उसे किसी को भी नहीं दूंगा। ये सब क्या है यार? शिवा ने कहा। वाह यार, मस्त है ये तो। प्रीति ने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया ने भी कहा, प्रीति ठीक कह रही है। अरमान ने कहा, जिसे जाना है जाओ। अरमान अपनी जेब में रखी टॉर्च को जलाता है और अपना बैग उठाकर अंधेरे में कूद जाता है। अबे यहां काफी कमरे हैं, आ जाओ नीचे। चलो चलते हैं, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सब चलो। इतना कहकर अमन और अरमान कमरे में उतर जाते हैं। उनके पीछे पीछे सबको जाना पड़ता है। सभी अंदर पहुंचकर अमन ने कहा, अरे ये क्या है भाई, काफी सारे कमरे हैं यहां तो। प्रीति ने कहा, इनको अगर एक एक करके देखा जाएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अरे लेकिन ये बताओ अरमान कहाँ है? श्वेता ने कहा, उसकी अभी आवाज आई थी, यहीं होगा, पहले उसे ढूंढो सब। इतना कहते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। सब अरमान को जोर जोर से आवाज देने लगे, उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शाम होने को आई थी, तभी प्रीति की चीख निकल जाती है। सभी उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचते हैं। प्रीति एक तरफ इशारा करती है जहां अरमान बेहोश पड़ा था। पानी अरमान के मुंह पर मारा जाता है जो अरमान के बैग में रखी बोतल में ही था। अरमान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। क्या हुआ था अरमान, तुम बेहोश क्यों हुए? अरमान अपनी टॉर्च की रोशनी एक तरफ करता है जहां केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अमन ने कहा, जरूर ये हड्डियां नरभक्षियों की होंगी, गांव वाले सही कहते होंगे। फिर तो हर बात, जल्दी निकलो यहां से अब तो। अमन सही कह रहा है, चलो सब यहां से। शिवा ने कहा, सही है, सब बाहर की ओर भागो। सभी तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। जैसे तैसे गिरते पड़ते वो लोग चारों खंभों के बीच वाले फर्श तक पहुंचते हैं। सब तेजी से बाहर निकलते हैं, लेकिन अरमान जैसे ही चढ़ने वाला होता है, अचानक वो फर्श कड़कड़ाहट की आवाज से बंद होकर पहले के जैसे जुड़ जाता है। श्वेता जोर जोर से रोने लग जाती है। कुछ ही पलों के भीतर फर्श के पत्थर फिर खुल जाते हैं और अमन टॉर्च नीचे देखने के लिए करता है। सभी टॉर्च की रोशनी में देखते हैं कि अरमान का अधखाया शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे खून लगातार बह रहा था। श्वेता बेहोश हो जाती है, जिसे अमन मुश्किल से गिरने से बचाता है। शिवा ने कहा, भागो सब यहां से, भागो, यहां रुकना ठीक नहीं है। चलो चलो, कोई रुको मत। अमन जल्दी से श्वेता के मुंह पर पानी मारता है, जिससे वो होश में आती है, लेकिन फिर रोने लग जाती है। प्रीति ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तुम लोगों की ही गलती है ये। अभी लड़ने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, भागो यहां से। प्रिया ने कहा, फर्श के अंदर की आवाजें आने लगी। भागने की जल्दबाजी में प्रीति का पैर मुड़ गया। अमन उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति के शरीर से खून निकलने लग गया था। अमन डर गया था, वो थोड़ा सहम गया। तभी प्रीति के पैर से मांस का एक टुकड़ा हवा में ही उसके शरीर से अलग हो जाता है। प्रीति के मुंह से भयंकर चीख निकल गई। धीरे धीरे उसके पैरों फिर पीठ से मांस के लोथड़े अलग होने लगे और चीखते चीखते दर्द से प्रीति मर जाती है। अमन ने आगे कुछ नहीं सोचा और भागने लगा। की आवाज और तेज होने लगी। अमन बहुत तेज दौड़ने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके शरीर से मांस के लोथड़े निकलने लगे। अभी श्वेता, शिवा और प्रिया ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि श्वेता थकने लगी। वो थोड़ा रुककर बैठ गई। शिवा ने कहा, रुको मत, अब घर नजदीक ही है, जल्दी चलो। प्रिया ने कहा, अमन और प्रीति दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आ रहे होंगे, जल्दी चल प्रीति, खड़ी हो, उठ।
मुझसे चला नहीं जाता, प्लीज कुछ देर रुको। अब घर पहुंचकर ही रुकेंगे श्वेता, खड़ी हो जाओ, भगवान के लिए चलो। डरावनी आवाजें नजदीक आने लगी, जो और डरावनी हो गई थी। शिवा ने श्वेता को जबरदस्ती खड़ा किया। शिवा ने कहा, भाग जल्दी। तीनों फिर से भागने लगे, लेकिन थकान की वजह से श्वेता की रफ्तार कम होने लगी। अचानक से श्वेता का सिर गिरकर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगता है, जो लुढ़कते हुए शिवा और प्रिया के आगे से निकल गया। पीछे से आवाज आई, एक एक मांस का टुकड़ा। जरूरी है, बर्बाद मत करो। शिवा ने पीछे देखा तो कुछ बिना खाल के मांस के लोथड़ों से बने साए दिखाई देने लगे थे। अब शिवा पीछे नहीं देखता और तेज भागने लगता है। भागते हुए शिवा का पैर एक पत्थर में फंस गया और वो बहुत जोर से जमीन पर गिरा। और उसने पीछे देखा तो वो मांस के लोथड़ों से बने साए उसके काफी नजदीक आ गए थे। शिवा ने कहा, प्रिया प्रिया पीछे मत देखना, जल्दी भागो। प्रिया शिवा की आवाज में उसका दर्द पहचान गई और वो एकदम से रुक गई और पीछे शिवा के पास आ गई। शिवा ने कहा, यहां मत आओ प्लीज, मेरे पीछे देखो, वो अजीब से साए पास आ गए हैं, भागो यहां से, भाग जाओ। गिरने से शिवा का सिर फट गया था और उसके सिर से खून बहने लग गया था। शिवा ने कहा, प्लीज प्लीज चली जाओ। प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए, शिवा शिवा शायद यहीं तक हमारा सफर था, लेकिन याद रखो तुम्हें मेरा ही होना है अगले जन्म में। शिवा ने पीछे देखा तो वो साए करते हुए बहुत पास आ गए थे। प्लीज भाग जाओ यहां से, प्रिया भाग जाओ प्लीज। एक बार आई लव यू बोल दो प्लीज, प्रिया ने शिवा से कहा। शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज बोल दो, मुझे चैन मिल जाएगा, प्लीज बोल दो, चैन से मरना है मुझे। शिवा ने कहा, आई लव यू। शिवा के और प्रिया के शरीर से वो साए आकर लिपट गए और उनकी चीखों से जंगल दहल उठा। वर्षों के बाद आज मौका मिला है जी भर के आनंद उठाने का। वर्तमान ग्वाड़ गांव में सुबह आसपास के गांव से बहुत से भीड़ जमा हो गई। सब उन अधकाई लाशों के बीच किसी को देखने लगे कि कहीं कोई बचा तो नहीं है, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। सुबह पुलिस भी गांव पहुंच गई। सभी शवों को जलाने की व्यवस्था कर दी गई। पुलिस ने अपने स्तर पर खोजबीन की, सभी से उनके बयान लिए गए, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कुछ पुलिस वाले वहीं आसपास के गांव वालों की सुरक्षा के लिए वहीं रुक गए। गांव के बड़े बुजुर्गों में डर था, उसी बात का डर जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी थी। पूरे दिन सभी आसपास के गांवों में इसी बात की चर्चाएं आम थी कि कहीं ये वही सब फिर से शुरू तो नहीं हो गया है। कठूड़ गांव। आज अतिरिक्त सुरक्षा हेतु गांव वालों द्वारा दरवाजे को और मजबूती से बांधा गया था। पुलिस भी गश्त दे रही थी। जंगल में भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई। जंगल से आती विभत्स आवाजों ने पुलिस और गांव वालों को डरा दिया। वो आवाजें नजदीक आती गईं। जंगल में
जल्द ही हम अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। चलो दावत उड़ाई जाए। गांव के नजदीक पहुंचते ही इनकी आवाजों और सरसराहट ने गांव वालों को भयंकर भयभीत कर दिया। कुछ साये जिनसे मांस के लोथड़े लटक रहे थे अब वो नजर आने लगे थे। पुलिस वालों ने उन्हें देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन किसी पर भी असर न हुआ। वो साये एकदम से पुलिस वालों के नजदीक आए और उसे उठाकर चीर दिया। उसके शरीर से मांस नोचते हुए खाने लगे। तांडव शुरू हो चुका था। सभी साये हर एक घर में घुसते गए और चीखों से पूरा वातावरण टहल उठा। सुबह फिर वही लाशों के ढेर थे, अतखाई लाशों के ढेर। दूसरे गांव के ही एक बुजुर्ग ने देखा ये विभत्स नजारा तो उनसे देखा न गया। बुजुर्ग ने कहा, यह तो हुण ही छो लगतु छ फिर हवेगी वे सब शुरू। ये तो होना ही था। लगता है वो सब फिर से शुरू हो गया। एक अन्य आदमी ने कहा, बकवास मत करो यार, इन्हें चुप कराओ। कोई यहां इन सब शवों को उठाने में मदद करो और इनका अंतिम संस्कार करने में आगे आओ। बुजुर्ग ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब राजा बलभद्र सिंह ने सभी नरभक्षियों को अपने महल के बीचों बीच जीवित दफना दिया था, तो नरभक्षी भूख, प्यास और बिना हवा के वहां मर गए। एक नवयुवक ने कहा, इस बुढ़े का मुंह बंद करवाओ, बचपन से यही कहानी सुना रहा है। एक और नवयुवक ने कहा, इस बुढ़े को कभी नहीं दिखता कि कब क्या कहना चाहिए। इससे यहां यह नहीं दिख रहा कि हम किस भय में जी रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा, जब सभी नरभक्षी सारे मर गए तो उनकी आत्माएं महल में ही तांडव करने लगी। समय के साथ साथ वो आत्माएं और शक्तिशाली होने लगी। एक नवयुवक ने कहा, बुढ़े चुप हो जा तू। इस दुख की घड़ी में भी अपना ये राग मत गा। तभी गांव में कुछ लोग आते हैं जिन पर कहा जाता था कि कोई गांव की रक्षा के लिए देवी देवता आते हैं, पशवा। उनमें से ही एक आदमी, बाबा जी सही कह रहे हैं, ये किसी जानवर या फिर इंसानों का काम नहीं है, ये सब आत्माओं के काम हैं, बहुत शक्तिशाली आत्माओं के काम। दूसरा आदमी बोला, इनको कैसे रोका जाए ये सोचना होगा, वरना ये धीरे धीरे सबका नाश कर देंगे। बाबा जी आप बोलो जो भी कहना चाहते हो। नवयुवक ने कहा, ये कहानी हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तो आज कैसे हो जाएगा ये सब। आदमी ने कहा, चुप रहो तुम और कहने दो बाबा जी को जो कहना चाहते। बुजुर्ग बाबा जी आगे बोलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो आत्माएं शक्तिशाली होने लगी, उन्होंने महल में रक्तपात प्रारंभ कर दिया। महल में आए दिन एक एक करके कोई ना कोई मरने लगा। महाराज बलभद्र सिंह के प्रपौत्र महाराजा मणिभद्र सिंह के आते आते उनका हत्याओं के सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब हत्याएं जल्दी जल्दी घटित होने लगी। सभी हत्याएं रात के अंधेरे में ही घटित होती थी। कभी किसी को सुबह मरते हुए नहीं देखा गया था। पहले तो मणिभद्र सिंह ने भी
इसे अपने बाप दादाओं की तरह ही इसे केवल बाघ और गुलदारों का हमला ही माना। लेकिन जैसे जैसे मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, उन्हें अंदेशा हुआ कि ये जरूर किसी ऊपरी ताकत का हाथ है। इसीलिए महाराज मणिभद्र सिंह ने अपने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक से ही इसका उपाय करने को कहा। तांत्रिक जी ने, जो खुद को भैरव का पशवा बताता था, ने ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की कि नरभक्षी आत्माएं महल को हानि ना पहुंचा सके। लेकिन तांत्रिक आत्माओं को कमजोर समझने की भूल कर बैठा। लेकिन इससे नरभक्षी आत्माओं को क्रोध चढ़ाया और उसी रात नरभक्षी आत्माएं पूरे महल में तांडव करती हुई सभी को लील गई। महाराजा मणिभद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई। महल में कोई भी न बच सका। सबको बड़ी निर्ममता से नरभक्षी आत्माएं खा चुकी थी। तांत्रिक को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने आसपास के कई पशुओं को बुलवाया और आधी रात को नरभक्षी आत्माओं को बड़ी मशक्कत के बाद महल के बीचों बीच बनी कोठरी में, जहां नरभक्षियों को महाराज बलभद्र सिंह ने दफनाया था, वहीं कैद कर लिया और उसके चारों ओर 4 स्तंभ लगा दिए, जिनमें भूत बाधा मंत्र और भूत बाधा मंत्रों की किताब स्थापित कर दी गई। वो चारों स्तंभ चारों अलग अलग दिशाओं में स्थापित किए गए और सब आसपास के गांवों में ये कहलवा दिया गया कि कभी भी किसी भी दशा में महल ना जाए। यदि एक बार आत्माएं फिर से अपना शरीर पा गईं, तो फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब से कोई भी उस महल में नहीं गया। लेकिन इतने सालों बाद वो फिर वापस आ गए। एक आदमी ने कहा, तो अब वो नरभक्षी वापस आ गए हैं? पागल हो गया है ये बुढ़ा पागल। आदमी ने कहा, बाबा जी की कहने को अगर सच मान लिया जाए तो अब कौन है यहां इतना बड़ा तांत्रिक? बुजुर्ग ने कहा, पहले खुद को बचाओ। आज शाम में कुछ ही टाइम बचा है। 2 पशवा आए थे, उनमें से एक, बाबा जी सही कहते हैं, सबसे पहले इसकी व्यवस्था की जाए, फिर आगे देखेंगे। इससे कम से कम ये पता भी चल जाएगा कि क्या ये सब वही हैं या नहीं। नवयुवक ने कहा, शो करना है करो। सभी पशवा ये निश्चित करते हैं कि आज पूजा होगी और शाम को देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाएगी। पूजा गांव वालों के एक संयुक्त पूजा स्थान पर की जानी थी। दोपहर में ही पूजा शुरू कर दी गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दी गई। गांव में ही एक स्थान पर आग जलाई गई और ढोल दमाऊं की थाप पर एक मुख्य पूजा करवाई गई। एक पशवा पर देवता आया और वो बोला, इससे कुछ नहीं होगा। तुम केवल आज के लिए सुरक्षित रह पाओगे। कल सुबह होते ही तुम्हें उसी तांत्रिक के वंशज को ढूंढ के लाना होगा जिस पर भैरव आता हो। वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा और तुम्हें उसके साथ मिलकर फिर से नरभक्षी आत्माओं को वहीं बंद करना होगा जहां वो दफन हैं। इसके लिए तुम्हें कल सुबह ही एक पूजा करनी होगी।
जिसमें 21 जोड़ी ढोल दमाओं के साथ तुम्हें मंत्रोच्चारण करते हुए महल तक जाना होगा और आत्माओं को वहीं बंधक बनाना होगा। इतना कहते ही पशवा से देवता अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद पशवा शाम को ही तांत्रिक के वंशज को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो जीवित था लेकिन गांव छोड़ चुका था। शाम ढलते ढलते सभी गांव वालों के मन में भय था और उन्हें यह डर भी था कि अगर कहीं वो तांत्रिक नहीं मिला तो क्या होगा। शाम ढलने को आई। सभी गांव वाले एक साथ वहीं एक मैदान में एक साथ बैठ गए जहां पूजा चल रही थी। जंगल में सरसराहटें होने लगी। लोहा ने एक दूसरे को पकड़ लिया। एक तेज झोंका हवा का आया और सभी नरभक्षी आत्माएं पूजा स्थल से कुछ ही दूर दिखने लगी। सब लोगों को साक्षात मौत दिखने लगी थी। नरभक्षी सायों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। गांव वालों ने डरते हुए बिना सोए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही पशवा तांत्रिक के वंशज को ले आते हैं। पूजा स्थान पर ही ढोल दमाओं के साथ पूजा फिर से प्रारंभ की जाती है। दिन भर ढोल दमाओं की थाप पर सभी विधि विधान संपूर्ण किए गए। इतने सारे ढोल दमाओं के एक साथ बजने से वातावरण में एक कंपन न होने लगा। तांत्रिक में भैरव आने लगा और उसने सभी गांव वालों को अपने साथ महल की ओर चलने को कहा। सभी गांव वाले पेशवाओं और तांत्रिक भैरव के पीछे पीछे चलने लगे। ढोल दमाओं भी बजते हुए जा रहे थे और मंत्रोच्चारण भी साथ ही साथ चल रहा था। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रावारुणी हन हन शांति कुरु कुरु स्वाहा। धीरे धीरे शाम होने लगी लेकिन अभी तक सभी लोग महल के आधे रास्ते को भी पार नहीं कर पाए थे। महल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मौसम खराब होने लगा। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। अब रास्ता और भयानक नजर आने लगा। तेज हवाएं चलने लगी जो सर सर करके कारों के पास से जैसे ही गुजरने लगती, लोगों की रूह भी कांपने लग जाती। महल की तरफ जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते वैसे ही आत्माओं की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जो कि ढोल दमाओं की ढम ढम में और भयंकर लगने लगी थी। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रवारुणी मंत्र भी लगातार बोला जा रहा था। कुछ ही देर में गांव वालों को महल की दिशा से उनकी तरफ तेजी से पेड़ उखड़ते दिखे और साथ में कुछ आदमकद आकृतियां आती दिखी, जिनसे मांस के लोथड़े लटक रहे थे। नरभक्षी आत्माएं। करती हुई आगे बढ़ती चली आई। आज तुम लोग अब नहीं बच सकते। आज हम सबको एक साथ खाकर अपनी सदियों से चली आ रही भूख को मिटाएंगे। किसी को मत छोड़ा। सबका नाश कर दो। गांव वालों में दहशत छा गई। तांत्रिक सबको शांत करता है। डरो मत, हम सब नजदीक पहुंच गए हैं। सभी ढोल वाले कोनों पर चले जाओ और ढोल वहीं से बजाते रहो, कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे कोई पीछे ना छूटे। ढोल वालों ने सबको घेर लिया और वहीं से ढोल को और जोर जोर से बजाने लगा। पूरे वातावरण में ढोल की ढम 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 की आवाजें गूंजने लगी। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रवारुणी। ढोल की थाप के साथ साथ बोले जा रहे मंत्रों ने नरभक्षी आत्माओं को क्रोधित कर दिया और उन्होंने सब गांव वालों को हर ओर से घेर लिया। नरभक्षी आत्माओं की आंखों की कोटर, जिनमें आंखें नहीं थी, लाल हो चुके थे और जो भी उनको देखता वो सिहर जा रहा था। आत्माओं ने जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर दिया था। तांत्रिक अब और तेज तेज चलने लगा। इस जल्दबाजी और डर के माहौल में कुछ लोग घेरे से बाहर हो गए। आत्माओं ने उनके बदन के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें भीड़ के बीच फेंकते जा रहे थे। जैसे तैसे लोग महल में उसी जगह पर पहुंचे जहां नरभक्षियों को दफनाया गया था।
तांत्रिक भैरव ने सबको इशारा किया कि वो सभी बाकी पशवा चारों स्तंभों में खड़े हो जाएं और उसके साथ मंत्रोच्चार करें। ओम रैंग ग्रिंग श्रिंग रांग ग्रिंग रुंग रैंग ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी यक्षणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हुं फट स्वाहा। मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन काफी देर बोलने पर भी उन्हें कोई अंतर होता दिखाई नहीं दिया। गांव वालों में से किसी ने बोलना शुरू किया, अब नहीं बचने वाले हम लोग, अब तो ये मंत्र भी काम नहीं कर रहा है, भगवान बचाएं हमें। तब किसी और ने कहा, मुझे शहर चले जाना चाहिए था, गांव में रहना ही बेकार है। कोई और कह पड़ा, अरे भाई मुझ पर मेरा पूरा परिवार निर्भर करता है, मैं क्यों आया गांव। तांत्रिक सबको चुप करता है, सब शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। एक स्तंभ पर खड़ा पशुआ बोलता है, यहां किताब नहीं रखी है मंत्रोच्चार वाली, उसे ढूंढो। किताब में उन नरभक्षियों के बारे में लिखा है, इसीलिए वो किताब से आजाद नहीं हो पाए, उस किताब को ढूंढो। मंत्रोच्चारण बंद होने से नरभक्षी आत्माओं को मौका मिल गया। महल में एक तूफान सा आ गया, जिससे सभी इधर उधर उड़ने लग गए। सभी आत्माएं गांव वालों पर टूट पड़े, हर तरफ खून ही खून फैलने लगा। कई लोग मारे जा चुके थे। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण फिर से शुरू कर दिया। नरभक्षी आत्माएं दर्द से कराह उठी। मंत्र को बोलते रहो और जल्दी किताब ढूंढो। काफी मेहनत के बाद किताब हाथ लगी, जिसे फिर से स्थापित किया गया और फिर ओम ऐं ग्रीं श्रीं ग्रां ग्रीं रुंग रैंग ओम नमो भगवते मंत्र बोलना शुरू किया गया। आत्माओं की हलचल कम हो गई। मंत्रोच्चारण शुरू होने से आसमान में हलचल फिर से शुरू हो गई। एक अजीब सी रोशनी ने पूरे महल को घेर दिया। स्तंभों के बीच फर्श के अंदर बने फर्श से एक अजीब हवा का गुब्बार बाहर निकला और सभी नरभक्षी आत्माओं को अपने साथ लेता हुआ फर्श के अंदर चला गया। फर्श एक झटके से बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। चांद की रोशनी से सारा महल नहा गया। सब कुछ सही हो चुका था। सबके चेहरे पर यह खुशी थी तो अपनों के खोने का गम भी था। लेकिन अंत भला तो सब भला।